शानदार सी क्लास को एकदम जानदार, शानदार, धमाकेदार, बेजोरदार तरीके से शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ आज आपके क्लास में जुड़े हुए हैं। तो फिर चलिए जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करिए। आज एकदम धुआं धुआं उड़ा देते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, हाँ ध्यान रखिएगा। एक डायलॉग था प्यारे बच्चों कि इलाके में इतना बम मारेंगे कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। हम कहते हैं कि परीक्षा में इतना क्वेश्चन लड़ाएंगे कि पूरा परीक्षा धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास पहला नंबर क्वेश्चन से हम देखना शुरू करते हैं। आज कुछ सब्जेक्टिव, कुछ सब्जेक्टिव, बहुत तरह के क्वेश्चन आज देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार रहिएगा। और बताइए पहला नंबर क्वेश्चन कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? बताओ बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? पहला नंबर क्वेश्चन से ही बताते चले जाइए। क्या पशु सबसे कीमती है? क्या वन सबसे कीमती है? क्या खनिज सबसे कीमती है? या फिर नदियां सबसे कीमती है? अगर बात किया जाए कि सबसे कीमती संसाधन, तो हमारे ख्याल से लगता है कि प्यारे बच्चों सी नंबर ऑप्शन सही होगा, खनिज, ठीक है ना? सी नंबर ऑप्शन सही होगा, खनिज। ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब सही है। सी नंबर ऑप्शन वालों का जवाब एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? बताओ बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो आपको हम बताए थे भूगोल के पहला चैप्टर में ही कि भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, भारत में लगभग 100 खनिज। दूसरा का बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौहयुक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है? जवाब क्या होगा? मैग्नीज। प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, निम्नलिखित में कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण कौन सा है? आध्यात्मिक खनिज। तो आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चों अभ्रक। अभ्रक क्या है? आध्यात्मिक खनिज है, ठीक है ना? आध्यात्मिक खनिज है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट से बताइएगा। निम्नलिखित में कौन आध्यात्मिक खनिज के उदाहरण है? फिर से यहां पे क्वेश्चन आ रहा है, बताइए आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण कौन सा है? पांचवा नंबर। तो ध्यान रखिएगा, फिर से अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को बताना है क्या चीज? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है? एक अधातु है ना? तो जवाब क्या होगा? ग्रेफाइट। प्यारे बच्चों, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब क्या है? एकदम सही है। क्लियर? आगे बढ़ जाए बाबू, आगे बढ़ जाए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? बताइए फटाफट से। छठा नंबर क्वेश्चन बताइए, किस प्रकार के चट्टान? देखिए चट्टान बहुत प्रकार के होते हैं। अवसादित चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो ध्यान रखिएगा, अवसादित चट्टान के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अवसादित चट्टानों में खनिजों का जमाव जो है वो परतों में मिलता है, यानी कि 6 का बी ऑप्शन सही होगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है बाबू? उद्योगों की जननी। बताओ ना, कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं? तो बाबू जल्दी जल्दी से, बहुत थोड़ा सा स्पीड पोल करिए आप लोग, ठीक है ना? पोल थोड़ा सा स्पीड करिए और सभी बच्चे करिए, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन में हम पोल करवा रहे हैं, सभी बच्चे पोल करिए जल्दी जल्दी से। जो बच्चे पोल नहीं कर रहे हैं, मोबाइल रख करके देख रहे हैं, वो सभी बच्चे पोल करिए कृपया करके। हाँ बाबू, ताकि कुछ क्वेश्चन में ये हमें पता चल जाए कि आप लोगों का बायोलॉजी कैसा है, किस तरीके का तैयारी है, ये सब कुछ हमें पता चले। तो जो बच्चे पोल नहीं कर रहे हैं अभी, फटाफट से सभी बच्चे पोल कर दीजिए। और बताइए तो किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? ये तो एकदम हल्का क्वेश्चन है। सभी बच्चे देखिए, 65% बच्चे सी ऑप्शन बता भी रहे हैं। 65% बच्चे सी ऑप्शन बता भी रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? 8वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? क्या होगा सही जवाब 8वां नंबर क्वेश्चन का? तो ध्यान रखिएगा, लौह अयस्क कैसा संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जवाब होगा अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। डी ऑप्शन सही होगा। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। आपको बताए थे अनवीकरणीय, एक बार अगर खत्म हो गया तो उसका भंडार फिर दोबारा नहीं आएगा। वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, यानी कि जो सीमित मात्रा में हो। तो ध्यान रखिएगा, 8वां का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। कितने बच्चों का सही है भाई? 8वां का डी नंबर ऑप्शन कितने बच्चों का सही है? सिर्फ 49%, 50%। ये तो बहुत गड़बड़ बात है कि सिर्फ
आधे बच्चे ही सही जवाब दे पा रहे हैं, बाकी आधे बच्चे गलत जवाब की ओर जा रहे हैं। देखिए ना, इसमें बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन दिए हैं, नवीकरणीय। कैसे नवीकरणीय होगा? क्या लोहा का एक बार अयस्क खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा उसका अयस्क अपने से बन जाएगा? नहीं बनेगा भाई। तो फिर कैसे आप लोग इसका गलत जवाब दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बताओ बाबू, लौह अयस्क का एक प्रकार कौन सा है? लौह अयस्क का एक प्रकार कौन सा है? जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बताइए। लौह अयस्क का प्रकार, आपको पता है कि लोहा का सबसे बढ़िया अयस्क होता है हेमाटाइट, यानी कि प्यारे बच्चों 9 का बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 9 का बी ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब एकदम सही होगा, 9 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है। देखिए लौह अयस्क का प्रकार कौन कौन सा है? हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, लेकिन एंथ्रासाइट क्या है? एंथ्रासाइट कोयला का एक प्रकार है बाबू, आपको याद होगा। एंथ्रासाइट क्या है? कोयला का एक प्रकार है, कोयला का प्रकार है, ध्यान रखिएगा। एंथ्रासाइट क्या है? कोयला का एक प्रकार है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में अति सिंचाई, ध्यान रखिएगा, अत्यधिक सिंचाई ही भूमि निम्नीकरण का मुख्य साधन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य साधन क्या है? अधिक सिंचाई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास के लिए कौन सा मिट्टी सबसे बढ़िया है? तो कपास के लिए प्यारे बच्चों काली मिट्टी सबसे बढ़िया होता है। अभी आपको हम बताया ना, कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। आगे बताइए, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का लगभग भारत में क्षरण हो चुका है? तो याद रखिएगा, भारत में लगभग मतलब क्षरण मतलब नष्ट हो चुका है 13 करोड़ हेक्टेयर। ये सब डेटा है बाबू, अगर डेटा वाला क्वेश्चन आ जाए ना आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए आप लोग अभी पढ़ लीजिए, परीक्षा में काम आएगा, अरे तो परीक्षा में रोते रह जाइएगा। सही बता रहे हैं। सोशल साइंस पे हम इसलिए ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि हम हर एक वर्ष देखते हैं कि बच्चे हर एक सब्जेक्ट के दिन जब एग्जाम देकर के निकलते हैं तो हंसते हुए निकलते हैं, लेकिन सोशल साइंस के दिन मायूस होकर के निकलते हैं, ठीक है ना। हम हर एक साल देखते हैं, चूंकि हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं 2019 से ही, तो प्यारे बच्चों हम हर एक वर्ष देखते हैं कि जब भी बच्चे परीक्षा देकर के निकलते हैं ना, साइंस के परीक्षा में एकदम खुद, अरे आज लिख लिए पूरा, एकदम है गर्दा उड़ा दिए हैं। आज मैथ में कह रहे 100 में 100 मार के आए हैं, हिंदी में तो कहना ही नहीं है, संस्कृत में कहना ही नहीं है, लेकिन सोशल साइंस में निकलेंगे, अरे यार अरे आज बढ़िया नहीं गया परीक्षा, क्वेश्चन छूट गया। तो ये सब कहते हुए बच्चे निकलते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। आपको हम पहले से सचेत कर रहे हैं, फिर वही एग्जाम में आपको हमारा बात याद आएगा कि प्रिंस सर जब क्लास लेते थे तो कहते थे कि सोशल साइंस में फिर से जरा देख करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है बाबू? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन होता है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होता है? एंड्रीन होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा है? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? महासागर में कितना प्रतिशत जल है? तो प्यारे बच्चों, महासागर में 96.6%, 96.6% जल जो है वो कहां है? महासागर में निहित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? बताओ बाबू, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? बृहद मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब चूंकि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जल है, तो बहुत ज्यादा जल है इसलिए पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जल है इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बताइए, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक, पानी में ना आर्सेनिक का मात्रा बहुत बढ़ गया है, ध्यान रखिएगा। बिहार में पानी में आर्सेनिक का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गया, और पता है आर्सेनिक का मात्रा बढ़ने से कैंसर नामक खतरनाक बीमारी होता है, इसलिए बिहार में आप देख भी रहे हैं कि कैंसर का शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ा है।
ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में कैंसर का शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आर्सेनिक का मात्रा बढ़ने से यह कैंसर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बाबू। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? कोई जैसे हम प्राणी हैं, हम व्यक्ति हैं, तो बताइए कि हमारे शरीर में जल का कितना प्रतिशत मात्रा रहेगा? हमारे शरीर में जल का 65% मात्रा निहित है। ध्यान रखिएगा, प्राणियों के शरीर में 65% जल का मात्रा निहित है। प्राणियों के शरीर में जल कितना है? 65%, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? याद रखिएगा, कितना प्रतिशत? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? जवाब होगा 17.7% होता है, लगभग 18%। यानी कि परीक्षा में अगर 17.7% आ जाए तो भी सही करना है, 18% आ जाए तो भी सही करना है। यानी कि 20वां का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि चावल क्या है? 21वां नंबर क्वेश्चन। चावल एक खरीफ फसल है। चावल क्या है? एक खरीफ फसल है। 21 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बताइए। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहां होती है? भारत में धान की खेती सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। 22 का ए ऑप्शन सही होगा। 23वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? धान के सिंचित क्षेत्र आपको मिलेगा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा। तो प्यारे बच्चों, धान में, बिहार में क्या होता है? बिहार में तो धान का सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। लोग मोटर चला करके बिजली के माध्यम से लोग खेती बस कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कोई बच्चे बताइए, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किसका है बाबू, तो क्या बताइएगा? बताइए जल्दी जल्दी से। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किसका है तो क्या बताइएगा? पहला स्थान किसका है? तो बाबू पहला स्थान मिलता है चीन का। चाहे चावल हो, गेहूं हो, पहला स्थान चीन का है। भारत का स्थान दूसरा नंबर पे है। ठीक है ना, भारत का स्थान दूसरा नंबर पे है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? अच्छा, कौन सा राज्य बताइए गेहूं का उत्पादक नहीं है? गेहूं का उत्पादक कौन नहीं है बाबू? गेहूं का उत्पादक कौन नहीं है? तमिलनाडु नहीं है। तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। अगला बता दीजिए, गेहूं फसल है। गेहूं फसल है, किस प्रकार का फसल है? रबी फसल है। गेहूं किस प्रकार का फसल है? रबी फसल है। निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल? देखो बाबू, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब तो अनाज है, लेकिन अनाज गन्ना, गन्ना कोई अनाज है? गन्ना कोई अनाज है? नहीं है, तो गन्ना अनाज नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहां होती है? ज्वार, बाजरा, ये सब सुने हैं ना, तो ज्वार ये सब का खेती सबसे ज्यादा होगा महाराष्ट्र में। कपास का खेती सबसे ज्यादा होगा महाराष्ट्र में। तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, बाजरा का खेती, बाजरा का खेती सबसे ज्यादा आपको मिलेगा राजस्थान में। बाजरा का खेती सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? राजस्थान में आपको बाजरा का खेती सबसे ज्यादा मिलेगा। अगला बताइए, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में कौन सा पौष्टिक अंश पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो दाल में प्रोटीन मिलता है। दाल में प्रोटीन मिलता है। जिन बच्चों का लंबाई नहीं बढ़ता है वो दाल पीजिए ना, है? दाल पीजिए, लंबाई बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अभी 14-15 साल के हैं, लंबाई बढ़ने का जो उम्र होता है लगभग 20 साल 22 साल तक होता है। ठीक है ना, 20-25 साल तक लंबाई बढ़ता है। तो आराम से आप लोग दाल खूब पीजिए। ठीक है ना।